चलिए नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फेयर कॉपी के मंच पर। आज जो हम दोस्तों बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मेजर फिलोसॉफीज एंड अप्रोचेस इन द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में जो फिलोसॉफीज चलती हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूजीसी का जो पैटर्न है उसमें से वो 3 प्रकार के सवाल आपसे इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में वो पूछ सकता है। पहला वो ये है कि जो भी फिलोसॉफीज अगर अपन ने दे करके रखी है ना, वो किसने दी हैं, है ना। पहला उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कि किसने दी है, एक सिंपल सवाल ये पूछ सकता है। दूसरा वो इसी को लेकर के आपसे किसने दी का एक सही जोड़ी का, है ना, सही जोड़ी का जो है वो मैच द फॉलोइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात करूं तो फिलोसॉफीज को लेकर के मीनिंग जो है कि किसी भी फिलोसॉफी का क्या मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, उसको लेकर के सवाल पूछ सकता है। और उसी को लेकर के वो आपसे सही जोड़ी भी पूछ सकता है। 3-4 फिलोसॉफीज दे देगा, मैच द फॉलोइंग आपको करना होगा, ठीक है जी। और तीसरा पैटर्न अगर मैं कहूं तो सिंपल सा कि जो मैंने समझा दिया यहीं पर कि या तो मीनिंग पूछेगा तो वो इंडिविजुअल का भी जो है वो मीनिंग पूछ सकता है ना। तो इसको, इस वीडियो को इस संदर्भ में देखना है ना कि आपके 3 चीजें आखिर में, वीडियो के आखिर में आपसे बननी चाहिए, ठीक है जी। तो मेजर फिलोसॉफीज कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। हम टोटल जो दोस्तों हैं यहां पर 11 फिलोसॉफीज पढ़ने वाले हैं। आज की तारीख में मैं आपको हर फिलोसॉफी का ऐसा अर्थ समझाऊंगा कि इसके बाद आप भूलने की हिम्मत नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो 11 फिलोसॉफीज में दोस्तों सबसे पहली जो फिलॉसफी आती है एजुकेशन में वो आती है दोस्तों आपकी प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म क्या होता है दोस्तों? प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है जो कि प्रूफ मांगे, जो कि क्या करे, आपसे प्रूफ मांगे। अगर हम बात करें कोर्ट इस ही फिलॉसफी पर चलती है कि हम तब तक किसी बात को नहीं मानेंगे जब तक कि उस चीज को के लिए हमारे पास क्या ना हो, प्रूफ ना हो। अब आप बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने एक मूवी का जिक्र यहां पर किया है, संजय मिश्रा जी की एक मूवी है आंखों देखी। ये कैरेक्टर क्या करता है इस पूरी मूवी में, किसी भी चीज को नहीं मानता है जब तक कि वो स्वयं उसको ना देख ले। इस मूवी का एक छोटा सा वाक्य है कि एक व्यक्ति कहता है इनसे कि शेर जो है वो दहाड़ता है, तो इन्होंने कभी उसको दहाड़ते हुए नहीं देखा था। तो ये शेर के बाड़े में पहुंच जाते हैं उसकी दहाड़ सुनने के लिए, जब तक मैं देखूंगा नहीं जब तक मैं मानूंगा नहीं। तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, अगर मैं इसको कहूं हिंदी में, प्रयोजनवाद जो है सर, वो ये कहता है कि जब तक किसी चीज का प्रूफ ना मिले तब तक उस बात को आप मत मानिए, ठीक है जी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है इस बेसिकली ग्रीक वर्ड, ये कहां से आया है सर? ग्रीक शब्द से आया है, मतलब नहीं है इस बात का हमारे एग्जाम के लिए। दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन, मतलब प्रैक्टिस करके देखना फिर जो रिजल्ट निकले उसको हम माने, ठीक है जी। आ प्रैग्मेटिसिस्ट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट, है ना। जो भी प्रैग्मेटिज्म व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वर्ल्ड ऑफ, तथ्यों के बीच में रहता है, तथ्यों को ही वो मानता है, ठीक है जी। ये किस पर फोकस करता है? इट फोकस ऑन द एक्टिविटी और डूइंग, है ना। ये करके देखने वाले लोग हैं, जैसे मैंने समझाया इसमें ना। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द लाइफ का कोई पूर्ण मतलब नहीं है। तो फिर क्या है सर? ट्रुथ जो है इज क्रिएटेड ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि लाइफ का कोई पूर्ण वैल्यू नहीं है। आप जिस प्रकार से एक्सपीरियंस करते हुए चले जाते हैं, जैसे आपको फैक्ट मिलते हुए चले जाते हैं, वैसे आप लाइफ का मीनिंग जो है वो निकालते हुए चले जाते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म की अगर बात करेंगे सर दोस्तों, तो 2-3 चीजें ध्यान रखना है इसके लिए कि ये प्रूफ मांगती है आपसे, ठीक है, और ये वर्ल्ड ऑफ फैक्ट की बात करती है, ये बात करती है एक्सपीरियंसेस की, जो आप देखोगे उसके अनुसार ही आप काम करोगे, ठीक है जी। तो प्रैग्मेटिज्म जो हो गया दोस्तों आपका, पहली फिलोसॉफी आपकी हो चुकी है, ठीक है। दूसरी फिलोसॉफी की बात करें दोस्तों तो ये है आपकी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आदर्शवाद। आदर्शवाद अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है दोस्तों कि आप ईश्वर को मानते हो। आप इस फिलोसॉफी में ऐसा माना जाता है कि जो भी कुछ बना है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। अगर बात कहूं ये किसने दी है सर ये फिलोसॉफी? ये दी हुई है प्लेटो ने, ठीक है। दूसरी फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, आइडियलिज्म है, आदर्शवाद इसका हिंदी में नाम है। द वर्ल्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल। आपको पता है कि हम सबके क्या होते हैं? आदर्श होते हैं, वहीं से क्या आइडियलिज्म निकल करके आया है। इट इज बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ।
ये मस्तिष्क और स्वयं से संबंधित है, विच इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म, है ना, स्पिरिचुअलिज्म आपको पता होगा, ठीक है जी। तो ये इससे संबंधित है। अब कहने की बात ये है सर, आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि हम ये मानते हैं इसमें कि जो पूरी दुनिया है वो किसने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, ठीक है जी। ईश्वर इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, जितने भी क्रिएशंस होंगे वो कहां से निकल कर के आए हैं, ईश्वर के द्वारा निकल कर के आए हैं। नॉलेज कहां से आता है, ईश्वर के द्वारा निकल करके आता है, ठीक है जी। A believe that knowledge comes from within, और इस फिलोसॉफी की जो बात है वो है कि जो ज्ञान है वो स्वयं से निकल करके आता है। तो अगर मैं कहूँ तो जो हमारे ऋषि मुनि जो है वो इसी फिलोसॉफी पर जो है वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जंगलों में जाया करते थे, वहाँ पर तपस्या किया करते थे, और तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। अब वो जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी स्वयं को खोजते थे वो, बस यही क्या कहलाता है दोस्तों, आइडियलिज्म कहलाता है, ठीक है जी। अब दिया किसने सर, ये प्लेटो ने दिया हुआ है। तो सवाल आपके जो बनेंगे सर वो दो बनेंगे, आइडियलिज्म किसने दिया हुआ है, पहला ये हो गया, तो वो प्लेटो ने दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आइडियल कैसा हो, प्लेटो दादा जैसा हो। इसको बार बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। आइडियलिज्म किसने दिया हुआ है, प्लेटो ने दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, हमारा आइडियल कैसा हो, प्लेटो दादा जैसा हो, ये कहानी हो गई। अब हम किसकी बात करें आइडियलिज्म में, दो तीन बातें ध्यान रखिए। अगर मीनिंग को लेकर के आपसे पूछें तो देखिए क्या है कि नॉलेज कहां से आता है, हमारे अंदर से आता है। ये वैसे थोड़ा ऋषि मुनि जैसे दिख भी रहे हैं, तो ये आपको ख्याल में रखना है। और ये जो फिलोसॉफी है वो ईश्वर को मानती है कि जो भी ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो सारी चीजें बनाई गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है जी। चलिए, दो फिलोसॉफी हो चुकी हैं। तीसरी जो फिलोसॉफी आती है वो आती है दोस्तों नेचुरलिज्म की आती है। नेचुरलिज्म जो है सर, जो अपन ने आइडियलिज्म पढ़ा हुआ है उसके विपरीत थोड़ा सा चलता है ये। इसमें क्या है, देखिए, इसको हिंदी में कहेंगे प्रकृतिवाद कहेंगे। ये थोड़ा सा क्या, पूरा ही उसके अपोजिट चलता है ना, कुछ चीजों में। इट्स ए कॉन्ट्ररी टू दी आइडियलिज्म। तो सवाल ये बन सकता है, सही जोड़ी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए बताइए आइडियलिज्म जो है या फिर नेचुरलिज्म जो है वो किसके कॉन्ट्ररी है। तो आंसर आना चाहिए आपका नेचुरलिज्म के कॉन्ट्ररी है। जैसे कि हमने आइडियलिज्म की बात करी कि वो गॉड को मानता है, ये फिलोसॉफी जो है वो गॉड को नहीं मानती है ना, इट डज नॉट बिलीव इन दी गॉड, इसका ईश्वर भरोसा। तो ये किसको मानती है, ये सर सब कुछ जो चल रहा है वो ये मानती है कि प्रकृति की देन है और हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। वी आर जस्ट ए पार्ट ऑफ द नेचर, और जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है, ठीक है। इट बिलीव्स दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी, जो पूरी वास्तविकता है वो प्रकृति के बीच में है, ये फिलोसॉफी ऐसा मानती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, नाम यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, जीन पिगाट एंड जॉन डेवे, है ना, ये जान देता है आदमी। तो जॉन डेवे और जो है जीन पिगाट, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का मतलब ये है कि आप जिस प्रकार से एक्सपीरियंस करते हुए चले जाते हैं, चीजों को जैसा नजरिया आपका होता है वैसे आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है जी। अब दोनों को क्या करते हैं, मान लीजिए कि चाटे मारे आपने, ठीक है, ए को भी चटाक से मारा, बी को भी चटाक से मारा। अब यहां पर ए जो है इसको चाटा मारा तो ये कहेगा कि अच्छा मुझे मारा, अब देखो जरा मैं सबको मारूंगा। तो ये देखो एक ये हो गया। वहीं पर बी को जब चांटा मारा तो उसको जब लगा जोर से तो उसने कहा अरे यार चांटा बड़ा जोर से लगता है, आज के बाद मैं किसी को चांटा पड़ने नहीं दूंगा। देखिए इवेंट एक थी, पर उसी इवेंट के आधार पर क्या हो गया कि इन दोनों ने अपने अपने नॉलेज को अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बस यही जो होता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहलाती है। अगर इसको हम बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं रचनावाद कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, वैसा हमारे साथ होता है, कई चीज़ें रोज़मर्रा में होती हैं कि जो भी हमारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस होती हैं उसके आधार पर हमारी फिलोसॉफी जो है वो डेवलप होती हुई चली जाती है। आप इसको समझिएगा। पॉलिटिकल आप अगर अपने व्यूज़ देखेंगे तो जो 20 साल पहले अपने देश के व्यूज थे क्या वो आज हो सकते हैं क्या? नहीं। जिन चीजों पे हम 20 साल पहले मानते थे वो आज मानते हैं क्या? नहीं मानते। क्या 20 साल बाद मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। हम हमारे नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होता है, हमारे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए चले जाते हैं। वही ये थ्योरी कहती है, रचनावाद इसको हिंदी में कहते हैं। दिया किसने है? जीन पिगाट ने एंड जॉन डेवे ने ये कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो है, आप जिसको वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है जी, इंटरेक्ट विद द मटेरियल। आप रोजाना जो है कई प्रकार की चीजों से
इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है जी, एंड नॉलेज, ठीक है। अब डिफरेंटली, अब ये आपका पर्सपेक्टिव हो गया कि आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद द मटेरियल एंड नॉलेज डिफरेंटली। यस, जैसा कि मैंने वो स्लैब वाला एग्जांपल दिया आपको कि चीजें आपको मिलेंगी। सिग्नल तोड़ने की कहानी है, किसी ने आपके सामने सिग्नल तोड़ा और आपको परेशानी हुई, तो अब या तो ऐसा है कि आप सिग्नल को तोड़ते हुए चले जाएं कि इसने तोड़ा तो मैं भी तोड़ूंगा, या फिर आपको परेशानी हुई तो आपको लगा नहीं यार देखो सिग्नल तोड़ने से क्या होता है, बाकियों को परेशानी होती है, तो आपने उस दिन प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। एक ये फंडा हो गया। दूसरा फंडा जो मैंने पहले समझाया कि उसने तोड़ा है तो मैं भी तोड़ूंगा दूसरा फंडा ये हो गया। तो जो नॉलेज है वो डिफरेंटली क्या होता है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। अब ये किस पर होता है, बेस्ड ऑन दी पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड दी फीलिंग्स, ठीक है। ईच स्टूडेंट में ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सेम लेसन, जैसे मैंने कहा एक सेम लेसन को लेकर के कोई व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, रचनावाद। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ठीक है जी। ह्यूमनिज्म जो है इसके दो हम यहाँ पर मीनिंग समझेंगे, देखिएगा ये मूवी आपको याद होगी 3 इडियट, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इस पूरी फिलोसॉफी का फंडा क्या है, देखिए जो नीचे की दो लाइन लिखी है असल में फंडा वो है ना। मानवतावाद के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो, दूसरा ये हमारा मेन मतलब जो है वो इससे है। पर पहले मैं आपको ह्यूमनिज्म का मतलब समझा दूं। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है, इट बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स। जब आप सभी के हित की बात करते हैं तो ये कहलाता है आपका मानवता। क्या कहलाती है सर, आपकी मानवता कहलाती है, ठीक है जी। जब सभी के हित की बात करते हैं आप, ठीक है जी, एक इंडिविजुअल इकाई को नहीं छोड़ते हैं। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, अब 139 करोड़ 99 लाख, ठीक है जी, और 99,999 भी चले जाइए, और एक व्यक्ति भी अगर नाखुश है, अगर हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम मानवता को ख्याल में रखते हैं, ठीक है जी। पर ओके, अब आते हैं हम ह्यूमनिज्म इन द एजुकेशन। तो यहां पर क्या मिलता है सर इसका मीनिंग कि आप बच्चों को, आप अगर आपको ये फिल्म का ये सीन याद हो तो यहाँ पर ये क्या कहता है, जो बाबा रणछोड़दास छाछड़ है, ये कहते हैं कि देखो स्कूल जाने के लिए ना ड्रेस नहीं लगती है, सॉरी स्कूल जाने के लिए कोई आपको फीस नहीं भरनी होती, सिर्फ स्कूल ड्रेस लगती है, और ये कुछ पैसे निकाल करके इसको देते हैं। शायद इसका नाम मिलीमीटर था कि भाई ये पकड़ और वहाँ जा करके सीखता रहे तू, अगर स्कूल में पकड़ा जाए तो एक काम करना, नई ड्रेस नया स्कूल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बाबा साहब सिखा रहे हैं, यहाँ पर बाबा रणछोड़दास सिखा रहे हैं कि देखो जिज्ञासा भर रहा है उसके अंदर, क्यूरियोसिटी भर रहा है कि तू सीखने के प्रति चले, सीख तो फिर तू जाएगा ही। बस यही बात ये फिलोसॉफी भी कहती है। मतलब पहले इन्होंने नहीं कहा, पहले इस फिलोसॉफी ने कहा, इसके बाद बाबा रणछोड़दास छाछड़ ने कहा। क्या कहता है, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू फोस्टर स्टूडेंट्स डिजायर टू लर्न एंड टीच देम हाउ टू लर्न। इसका मतलब ये हो गया, हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना, सीखने के प्रति क्या है, हमको डिजायर उनके अंदर क्रिएट करनी है, और उन्हें बताना है कि सीखा कैसे जाता है, ठीक है जी। अब इसी बात को हम समझेंगे, देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से, 3 इडियट का ही ये एग्जाम्पल है। इसमें भी आपने देखा होगा ये फरहानाइट्रेट करके एक बात लिखते हैं यहाँ पर, और प्रीज राजुलाइजेशन ऐसा कुछ करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सीन अगर आपने देखा है तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपसे 2 शब्दों के मतलब पूछूंगा और आपको इनके मतलब बताना है। सारे लोग उसको खोजने में लग जाते हैं और किसी से आखिर में नहीं बनता है, फिर अंडरलाइन करते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये मेरे 2 दोस्तों के नाम हैं। फिर आखिर में क्या बोलते हैं कि देखो आपको ऐसा, किसी को भी ऐसा एहसास नहीं हो कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बस आप लोग रेस में लग गए। इसका मतलब ये है, ये फिलोसॉफी ये कहती है कि बस आप किसी के प्रति भी किसी के मन में भी सीखने के लिए ललक जो है ना, डिजायर टू लर्न आप अंदर पुट कर दीजिए, किसी बच्चे के अंदर डिजायर टू लर्न, फिर वो खुद सीखता हुआ चला जाएगा, ठीक है जी। तो यही बात क्या कहती है, ये फिलोसॉफी कहती है, ठीक है, और साथ में सिखाना है हाउ टू लर्न, ठीक है जी। ये हो गया आपकी सर ह्यूमनिज्म फिलोसॉफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहां पर, रैशनलाइजेशन। आपको लग रहा होगा कि मैं कहां से चीजें लेकर के आया हूं, बट इनको ध्यान रख करके आप कभी भी इन फिलोसॉफीज को भूलने नहीं वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब रैशनलिज्म क्या होता है, हिंदी में कहेंगे इसको तर्कवाद। चलिए पहले मैं आपको समझा दूं इस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट। आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। रॉक ऑन मूवी है और इसका सर एक गाना है, सोचा है सोचा नहीं तो सोचो अभी, है ना। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी, फ्रिज में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों। अब देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, क्यों क्यों।
आसमां है नीला क्यों, पानी है गीला क्यों, गोल क्यों है जमी, ठीक है, फ्रिज में नरमी क्यों है, आग में गर्मी क्यों है बताओ। इसका मतलब रैशनलिज्म है। जब आप किसी चीज के रीजन के पीछे भागते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, रैशनलिज्म कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों तर्कवाद कहा जाता है। नहीं तो उस गाने को जाकर के फिर देखिएगा। चलिए रैशनलिज्म क्या कहता है सर, देखिए रैशनलिस्ट claims that there are significant ways in which our concepts and knowledge are gained independently of sense experiences। ठीक है जी, पहली बात ये सिखाऊंगा आपको मैं। दूसरी, इन रैशनलिज्म अपीलिंग सोर्स ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, ये बात दूसरी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, पहला ये कह रहा है तर्कवाद ये कहता है कि देखो कोई नॉलेज क्रिएशन का जो है ना एक जरिया नहीं होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ द वेज, है ना, बहुत जगह से क्या है नॉलेज आता है, फिर जाकर के कोई कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होता है। आप देखिए ना साइंस को देखिए आप, कि पहले किसी ने कुछ कहा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर किसी ने उसको खंडन किया, कि विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर अगला व्यक्ति आया उसने कुछ नया दिया, फिर अगला व्यक्ति आया उसने कुछ नया किया। अलग अलग सोर्स से आकर के कोई नॉलेज क्रिएट होता है जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका रैशनलिज्म। पहली बात क्या, पहली बात ये है सर कि नॉलेज जो है वो अलग अलग सोर्स से आकर के मिलता है। पहली बात आपने ये देखी। दूसरी बात सर ये है कि ये किसकी बात करता है, क्यों की बात करता है रैशनल में, अपीलिंग सोर्स ऑफ द नॉलेज, कहां से आया है, एंड जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मींस व्हाट, ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। जब ये दो चीजें आपको मिलेंगी इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो, रैशनलिज्म की बात कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम बात करेंगे अस्तित्ववाद के बारे में बात करेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सर इसमें क्या होता है, अस्तित्ववाद में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सर, इट इज ए फिलोसॉफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइसेस। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, अस्तित्ववाद हर किसी के अस्तित्व का ख्याल रखता है। जो हमने ह्यूमनिज्म की बात की थी पर वो मानवता को लेकर के था, यहां पर कहानी क्या है कि आपको हर किसी व्यक्ति के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का, उसकी फ्रीडम की, उसकी आज़ादी की, एंड उसकी चॉइस की कि वो क्या करना चाहता है, यू विल हैव टू रेस्पेक्ट दैट। अगर जब आप ये रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब आप ये सोचिए कि जैसे भारत जो है, भारत देश जो है, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय परंपरा है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा बचपन में दादी जो नानी या दादाजी वगैरह होते थे वो पेड़ों को हिलाने से मना किया करते थे कि पेड़ को शाम के वक्त मत हिलाओ। ठीक है जी, शाम को वक्त क्यों मत हिलाओ, क्योंकि वो कहते थे कि यार देखो पेड़ सो गए होंगे। अब देखिए ना भारत में क्या कहा जा रहा है कि इंसान तो ठीक है, पेड़ों को शाम के बाद मत हिलाओ क्योंकि वो आराम कर रहे होंगे। हम उनके भी अस्तित्व का क्या कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। बस यही तो है क्या दोस्तों अस्तित्ववाद, जहां पर कि हर किसी व्यक्ति के अस्तित्व की, फ्रीडम की एंड चॉइस की हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तभी तो हम लोग नदियों को माता मानते हैं, पहाड़ों को भी हमने ईश्वरीय दर्जा देकर, प्रकृति को हमने ईश्वर माना हुआ है ना, जो भी चीज़ें हमारे आसपास की हमने सभी कहीं ना कहीं हमने कनेक्शन दिया हुआ है, बिकॉज वी बिलीव्स इन दैट फिलोसॉफी, है ना। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग सर। हाँ ठीक है जी, अब हम क्या लिखा हुआ सर यहाँ पर कि ये फिलोसॉफी इज दी philosophical belief we are each responsible for creating purpose और मीनिंग इन आर ओन लाइव्स। ठीक है जी, साथ में ये देखिए एक बात ये मैंने कर दी है कि ये क्या करती है कि सभी के अस्तित्व, फ्रीडम की बात करती है, साथ में ये है कि हमें सभी के अपने स्वयं के अस्तित्व का क्या निकालना है, मीनिंग आर ओन लाइव्स, हमें खुद की जिंदगी का क्या है मीनिंग खोजना होता है। ये भी इस फिलोसॉफी इसकी बात करती है। आर individual purpose and meaning is not given to us by gods, governments, टीचर्स और अदर ऑथोरिटीज। साथ में क्या बात कर रही है, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई और तीसरी बात ये हो गई। पहली बात इसने ये की है कि भैया हमें हर किसी के अस्तित्व का रेस्पेक्ट करना है, उसकी फ्रीडम का रेस्पेक्ट करना है, उसकी चॉइस का रेस्पेक्ट करना है। साथ में हमने कहा है कि भैया हमें हमारी खुद की लाइफ का क्या क्या निकालना है, मीनिंग निकालना है। और तीसरी बात ये होगी सर कि हमें हमारी लाइफ का मीनिंग निकालना है, कोई हमारी लाइफ का मीनिंग निकालने नहीं आएगा, ना ईश्वर आएंगे, ना सरकार निकालेगी, ना शिक्षक निकालेंगे और ना ही कोई दूसरी ऑथोरिटी आपके नज़दीक की जो है वो निकालेंगे। आपको अपनी लाइफ का मीनिंग जो है वो स्वयं को खोजना होगा, ये फिलॉसफी ये कहती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ पर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है दोस्तों मैक्स बर्दाइमर ने दिया था सर, ये किसने दिया था, मैक्स बर्दाइमर ने दिया था।
ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, समग्र रूप जो होता है वो होता है समग्र रूप। समग्र रूप मतलब क्या हो गया अगर मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एग्जांपल के ये मेरा शरीर है, मान लीजिए कि मेरे हाथ में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि भाई इनके हाथ को काटना पड़ेगा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या लगता है कि काटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ऑब्वियसली सी बात है, हाथ काट दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी शरीर तो बचा रहेगा ना। अगर इन्फेक्शन यहाँ फैला हुआ और हाथ काट देंगे तो बस हाथ ही कटेगा, पूरा शरीर मेरा बच जाएगा। और हम ये सोचे नहीं, हाथ तो हमें चाहिए, इसका मतलब क्या, बचा लो हाथ, फिर पूरा इन्फेक्शन फैलेगा, फिर पूरी बॉडी चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमने एक पार्ट से कहीं ज्यादा होल बॉडी को रेस्पेक्ट यहाँ पर किया है। बस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो इसी रूप में काम करती है, समग्र रूप। ठीक है जी। इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन The whole is greater than the sum of its part। जैसा मैंने अभी एग्जांपल में दिया कि मेरे हाथ अगर कट रहा है, इसको जाने दो, पर पूरी बॉडी तो बची रहेगी। ठीक है जी। वैसा ही देखिए क्या होता है मिलिट्री वगैरह में, आप देखेंगे जरा, है ना, कि कुछ सैनिक जो हैं वो दुश्मन की जमीन पर चले गए हैं और अगर टुकड़ी को वापस बुलाना हो, या फिर मेरी पूरी टुकड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर जो है 100 लोग हैं यहाँ पर, ठीक, मेरी टुकड़ी में, अब यहाँ से 5 लोग जो हैं वो किसी बम के नजदीक चले गए और ट्रुप को हमें पीछे हटाना हो, 95 लोगों को पीछे हटाना हो, तो अब क्या करोगे आप कि या तो पूरे 100 को मारोगे या फिर 5 रह जाएंगे, 95 को बचाओगे। तो एज ए लीडर आपका मन क्या होना चाहिए कि ठीक है, जो जा चुके हैं हम, वो हमारे हाथ में नहीं बचा हुआ है, तो हमें सम्मान के साथ उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हुए कि ठीक है वो गए, बट बचे हुए चीजों को क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोविड में भी ये कहानी हुई थी हमारे साथ दोस्तों। ठीक है जी। तो फंडा क्या है, इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जो होल चीज है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, समग्र रूप जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिया किसने दोस्तों, मैक्स बर्दाइमर ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। इलेक्टिक फिलोसॉफी जो है वो ये क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इलेक्टिक फिलोसॉफी, उसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों उदार दर्शन। ये उदार दर्शन मतलब क्या है, देखिए इलेक्टिक का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, अपने जो भी आपको इकट्ठा करना है, फॉर एग्जांपल हम जो फिलोसॉफीज की बात कर रहे हैं वो स्पेशली किसके लिए दोस्तों, वो हैं नॉलेज के लिए हैं। ठीक है जी। वो किसके लिए है, नॉलेज के लिए है। जैसे हम इसको हम रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें हमारे देश में हिंदू है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात कर लेते हो तो ये हम, ठीक है, जैनिज्म भी है हमारे, बुद्धिज्म भी है हमारे यहाँ पर। ओके, हम ये 6 रिलीजन की बात कर लेते हैं। अब सबके अंदर कुछ अच्छा है, सबके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं हर धर्म में। अब हम क्या करें कि हम सभी जगह से अच्छा अच्छा लेकर के एक नई फिलोसॉफी जब बना, अगर ऐसा करते हैं हम कि सभी से कुछ अच्छा अच्छा ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्टिक फिलोसॉफी से हम कहते हैं कि अलग अलग सोर्स से अच्छा अच्छा लेकर के हम आ गए। आपके घर में शादी है, मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है, आपकी शादी है, तो घर वाले बोल रहे हैं अरे यार देखो जो जो हमारा भोजन होना चाहिए ना, वो हम शहर का सबसे बेहतरीन लेकर के आएंगे। मतलब अब देखिए मिठाई कहाँ अच्छी मिलती है, तो जहाँ से मिठाई अच्छी मिलती है वहाँ से मिठाई लेकर के आएंगे। फिर कहीं पर बहुत अच्छे कड़ी फाफड़े मिलते हैं तो वहाँ से वो लेके आएंगे, कहीं बेहतरीन गुलाब जामुन है तो वहाँ से लेंगे, कहीं रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं तो वहाँ से लेंगे। सब जो अच्छे अच्छे हैं वो हम लेकर के आएंगे और फिर हम एक फिलोसॉफी बनाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, इलेक्टिक फिलोसॉफी हम कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या ऐसा यहाँ पर फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ये आया है जिसका क्या मतलब था, इलेक्टिकोज जो शब्द है ग्रीक, वहां से आया है। हम इसको सेलेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है जी। हम अलग अलग जगह से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रिशियनिज्म इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्स। अलग अलग सोर्स से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अलग अलग सोर्स से जो नॉलेज का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है जी। फिर हम कुछ नया नॉलेज का कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं। ठीक है जी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्टिक फिलोसॉफी कहेंगे। चलिए जी, ये हो गया दोस्तों, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज ए फिलोसॉफी दैट कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस फिलोसॉफीज। जो अलग अलग फिलोसॉफीज से, है ना, कंबाइन जो अच्छे आइडियाज हैं उसे क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है। कौन सी फिलोसॉफी, इलेक्टिक फिलोसॉफी। कहाँ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उदार दर्शन कहते हैं दोस्तों। चलिए जी, अब बात करते हैं, देखिए जरा, एम्प्रिसिस्ट हम इसे कहते हैं। एम्प्रिसिस्ट बोले तो सर अनुभववादी।
क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसको अनुभववादी कहेंगे। अनुभववादी, ये जो छोटी सी इमेज मैंने आपके सामने रखी हुई है, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि कुछ लोग जो रहते हैं वो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, ऐसा मैं कहूँगा, या फिर हम कह लीजिए कुछ लोग नेत्रहीन रहते हैं, उन्होंने आज तक हाथी को देखा नहीं है, तो बोले हाथी कैसा होता है, तो हाथी उनके पास लाया जाता है। ठीक है, अब हाथी उनके पास लाया गया और उनसे कहा गया कि एक काम करो, आप स्वयं हाथी को छुओ, उसको टच करके देखो और फिर तुम लोग बताओ कि जो हाथी है वो कैसा होता है। ठीक है जी, तो अब सभी लोगों ने अलग अलग जो है हाथी का अंग पकड़ा। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, तो उसको जो है उसने कहा कि देखो हाथी जो है ना वो रस्सी जैसा होता है। फिर किसी ने हाथी का पेट पकड़ के देखा, तो उसको लग रहा है कि हाथी ना बड़ी दीवार जैसी होती है, दीवार जैसी होती है। ठीक है, फिर किसी ने हाथी के कान पकड़ लिए, तो उसको लगा कि यार हाथी जो ना पंखे जैसा होता है। ठीक है जी, अब किसी ने हाथी का पैर पकड़ लिया, उसको लग रहा है किसी पेड़ के तने जैसा होता है। किसी ने हाथी के जो दांत होते हैं वो पकड़ लिए, तो उसको लग रहा है कि हाथी ना भाले जैसा होता है। और किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, तो उसको लग रहा है कि हाथी जो है वो सांप जैसा होता है। अब मुझे बताओ कि क्या ये सभी लोग सही हैं? नहीं है। क्या सभी लोग गलत हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो महसूस कर रहे हैं वो तो सही है, पर हमें ये दिख रहा है इसलिए हमें गलत लग रहा है। इसका मतलब एम्प्रिसिस्ट मतलब क्या होता है, अनुभववादी क्या होता है कि जो इस प्रकार से आप अनुभव करते हुए चलते हो वैसे के वैसे जो है आप नॉलेज को डेवलप करते हुए चले जाते हो। ठीक है जी, अब अगर इससे कोई पूछेगा बताओ हाथी कैसा होता है, देखा हाथी ना वो ना रस्सी जैसा होता है। इससे पूछेंगे तो बोले हाथी पंखे जैसा होता है। ठीक है, क्या ये गलत है? मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वही तो महसूस किया है ना दोस्तों। ठीक है जी, और जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ नया कि नया हाथी ऐसा दिखता है। वैसा ही जब हम किसी विचारधारा पे किसी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं, आप खुद देख लीजिएगा कि वो चाहे कोई भी व्यूज़ हों, वो चाहे लव को लेकर के हों, वो पॉलिटिकल व्यूज़ हों, वो किसी भी चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर के हों, जॉब को लेकर के हों, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हों, जो आपके व्यूज़ हैं वो आपके व्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि आप वैसा महसूस कर रहे हैं। किसी दूसरे के व्यूज़ उससे डिफरेंट होते ही हैं। चलिए जी, तो क्या है सर? इट क्लेम्स दैट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, आपने कैसा सेंस किया उसको, आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड दी नॉलेज। तो एम्पिरिसिस्ट जो है दोस्तों वो ये मानता है कि आपने कैसा अनुभव किया उसके अनुसार जो है नॉलेज डेवलप होता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। इसको हम हिंदी में कहेंगे दोस्तों व्यवहारवाद कहेंगे। इट अज्यूम्स दैट, व्यवहारवाद क्या होता है? ये ऐसा होता है, आपको यहाँ पर माता रानी दिख रही होंगी यहाँ पर। ठीक है जी अब ये क्या है, देखिए कि हम भारत से इमेज दिख रही है आपको, दिख रहा है ना आपको कि एक माता रानी है अपनी औलाद को कूट रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जरूर कूट रही हैं ये। क्या सिखा रहे होंगे कि ऐसी कोई बात, ये अगर शुद्ध देशी बात में भाषा में कहूं तो ये नाच मिटा सुन नहीं रहा होगा। ठीक है जी, तो उसको बिलीव कराने के लिए, उसको सिखाने के लिए ये जो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड वाली कहानी है वो लेकर के आए कि अब तू कैसे नहीं मानेगा, अब मैं तुझे समझाती हूँ। अब टेक्निकली क्या है, बिहेवियरिज्म क्या मानता है? बिहेवियरिज्म ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, इट अज्यूम्स दैट द लर्नर इज पैसिव, वो स्वयं से नहीं सीखता है। और भारतीय माता पिता एक हद तक, अभी तो दौर चेंज हो रहा है, अगर हम अभी की जनरेशन को हटा लें, पहले के जो माता पिता हैं 2000 से पहले वाले अगर मैं कहूं, वो तो इससे ही विचारधारा पे काम करते थे कि भैया जो लर्नर है वो क्या है? पैसिव है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, ये पैसिव मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि दो चीजें हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव। मैं कहाँ पर लिख दूं? ठीक है जी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब वो होता है जो स्वयं से सीखता है, पैसिव मतलब जो है वो स्वयं से नहीं सीखता है। एक्टिव का अपोजिट वर्ड है पैसिव। ठीक है जी, तो अब यहां पर हम क्या करें? इट अज्यूम्स दैट लर्नर इज पैसिव, वो स्वयं से नहीं सीखेगा। ठीक है जी ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशनड, ठीक है, टू लर्न न्यू बिहेवियर, उसको कंडीशनड किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है, कंडीशन दो प्रकार से होता है दोस्तों, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, कंडीशन मतलब क्या? या तो उसको समझो पॉजिटिव कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आपको एक गिफ्ट वगैरह मिल जाएंगे, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंडीशनिंग। नेगेटिव कंडीशनिंग क्या होती है दोस्तों कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फ्लाइंग चप्पल जो है दोस्तों रिसीव्ड हो जाएगी। ठीक है जी, आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट जो है वो मिलेगा। तो ये होती है नेगेटिव कंडीशनिंग।
तो बिहेवियरिज्म ये मानता है कि जो लर्नर है, लर्नर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, पैसिव है, वो स्वयं से नहीं सीखेगा, उसको कंडीशनड करना पड़ेगा, उसके सामने कुछ शर्तें रखनी पड़ेंगी सीखने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब जाकर के वो सीखेगा। ये फिलोसॉफी ये मानती है दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों पूरी 11 फिलोसॉफीज आपके सामने पढ़ करके पढ़ी हैं हम लोगों ने। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप कंडीशनिंग कर सके हमारे बिहेवियर को कि हम भी बहुत अच्छा करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।